भाई मैंने आज तक ना पेंगुइन सिर्फ वीडियोस और फोटोज में ही देखे थे। अपनी लाइफ में पहली बार लाइव पेंगुइन एक बिल्कुल ही आंखों के नजदीक सामने देख के मजा ही आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और ये मजा देने के लिए मुझे आपको लेकर चलना पड़ेगा केप टाउन की एक ऐसी ड्राइव पर जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव है, जिसे बोलते हैं चैपमैन्स पीक ड्राइव। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं केप टाउन की उन स्पॉट्स पर जहां जाए बिना केप टाउन की जर्नी अधूरी है। फ्रॉम ब्यूटीफुल सैंड बीचेस टू अ बीच जहां पर आप पेंगुइन के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या फिर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा 4th डे इन केप टाउन। तो आज हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी में नहीं जाएगा, क्योंकि 10 दिन से पिछले अरुण मेजरली मैं बिल्कुल थोड़ा सा गाड़ी चला रहे थे। तो इस बार सोचा कि लास्ट डे बचा है अपने ट्रिप का, लास्ट डे को थोड़ा आराम से लाविश तरीके से बिताते हैं। लाविश इन द सेंस कि हम एक्चुअली ना अभी पेनिनसुला वाला आज पूरा ट्रिप करेंगे, जिसमें जो ट्रिप स्टार्ट होगा हमारा कैंप बे से चलता हुआ हाउट बे जाएगा, फिर वो ऐसे नीचे जाएगा, चैपमैन पीक ऐसे होता हुआ पेनिनसुला तक पहुंचेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बार एक ये वाला जो पेनिनसुला का जो पूरा ट्रिप है वो हम किसी एक ज्ञानी बंदे के साथ करें। तो इसलिए हमने कर लिया है डे ट्रिप, और डे ट्रिप हमने करा है मूव अफ्रीका से। तो मूव अफ्रीका से हमने क्यों करा, क्योंकि हम उनसे ऑलरेडी जोहानिसबर्ग के 2 ट्रिप कर चुके थे। एक था हमारा प्लानिट्सबर्ग की डे ट्रिप सफारी, और दूसरा था हमारा सोवेतो ट्रिप। और वो दोनों ट्रिप का जो एक्सपीरियंस था ना, वो काफ़ी अच्छा था। जो क्रू है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानी क्रू है, जो बंदे हैं जिनसे बात होती है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि ट्रस्टेड है, इन्हीं के साथ ही करते हैं, किसी और के साथ हम लोग नहीं जाते हैं। तो हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है, जो कि है कैंप, वहाँ पर आ चुके हैं। कैंप्स में तो बज गए 9:05 हो गए। हमारा पिकअप हो गया था 8:50 पे। वो भी पिकअप इसने एक्चुअली करा था हमारा यूरोप कार का जो ऑफिस है वाटर फ्रंट पे, वहाँ से पिकअप हुआ था, हमारे BNB से नहीं हुआ। तो वो इतने एडजस्टेबल थे कि उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपका पिकअप कहीं और से हो जाएगा, ड्रॉप कहीं और हो जाएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पीछे हमारा गाइड भैया खड़ा, ड्राइवर कम गाइड भैया, उसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इधर आ जाए जी कैमरामैन। तो पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हमारा कैंप्स में, जो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, जो हमने कवर कर रखा है कैंप्स में अपना। बट स्टिल हमने एक पॉइंट मिस हो गया था उस टाइम पे, जो कि था ये 12 अपोस्टल। मतलब हमें ये पॉइंट नहीं पता था कि यहाँ से 12 अपोस्टल दिखता है। अभी ऊपर देख रहे हो जो पीक है, ये 12 पीक है यहाँ पर। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसे 12 अपोस्टल हैं। एक है आपका साउथ अफ्रीका केप टाउन में, और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले में भी भैया ही ज्ञान दे रहा था कि 12 में से अब 5 जो है वो र्यून हो चुके हैं, वो हट चुके हैं, सिर्फ 7 अपोस्टल ही बचे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो 12 अपोस्टल वाला जो एरिया वो सिर्फ यहीं पर ही है, और मैं उसको बिल्कुल उसके साक्षात खड़ी हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इन्फॉर्मेशन मिली, ज्ञान मिला। एक और चीज़ भैया ने बताई कि जो कैंप्स में बीच है ना, ये रेप्लिका लगता है मियामी बीच का। क्यों लगता है मियामी बीच? बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। 1 इज़ द कलर ऑफ द वाटर, सेकेंड इज़ द कलर ऑफ द सैंड, एंड थर्ड इज़ जो ये बीच है ना, इट इज़ बीइंग सराउंडेड बाय पाम ट्रीज। तो ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है, इसलिए लगता है मियामी बीच की कॉपी। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉपी। तभी हम यहाँ पर थोड़ा फोटो वोटो खिंचाते हैं और आपको और ज्ञान देते हैं आगे के बारे में। तो ये है हमारे अब्दुल भाई, जो हमारे आज के गाइड कम ड्राइवर हैं। और आज हमारी चैपमैन पीक ड्राइव और पेनिनसुला टूर का सारा दामोदर इन्हीं के हाथों में है। तो ये हमारी ट्रिप की शुरुआत बड़े गजब तरीके से करते हैं, और हर एक गली कूचे कोने के बारे में हमें ज्ञान देते हुए लेकर चलते हैं हमारे अगले स्टॉप पर, जो कि होने वाला है सील आइलैंड। सील आइलैंड इसलिए क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर की सील नजर आएंगी। बहुत ही अच्छी जगह पर हम आ गए हैं, जिस एरिया का नाम है वो है हाउट बे। यहाँ पर ना 2 एक्टिविटीज आप कर सकते हो। एक तो हमारी तरह एक्टिविटी कर सकते हो कि पैदल पैदल चलो। ये पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पर, हाउट बे की मार्केट है। कुछ अगर खरीदना है, लास्ट मोमेंट कुछ सवेनियर्स आपके रह गए, अगर आप भी हमारी तरह लास्ट डे में अगर आ रहे हो तो आप वो खरीद सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप सील आइलैंड जा सकते हो। तो यहाँ पर ना मल्टीपल क्रूजेस चल रहे हैं, जो आपको बड़ी सी शिप नहीं होती, वो आपको एक आइलैंड का ऐसे चक्कर सा लगाएगी। वहाँ पर बहुत सारी सील्स आपको वो दिखाएगी, और फिर आपको वापस ले आएगी। तो जो पूरा ट्रिप होता है कुछ 40 मिनट्स, 35-40 मिनट्स का होता है। हर 15-15 मिनट में यहाँ पर क्रूजेस चल रहे हैं।
40 मिनट की यात्रा रहती है। अगर आपका मन हो जाने का आप जा सकते हो। अगर आप में से किसी जो जैसे हम एक ट्रिप में आए हैं, एक एजेंट के साथ आए हैं, तो हम लोग सिर्फ 2 कपल लिए हैं, तो हमें भी नहीं जाना है और उन्हें भी नहीं जाना है। बट अगर किसी को अगर जाना होता है तो वो जो गाड़ी है वो पूरा वेट करती है। बाकी अगर जिसको नहीं जाना है वो क्या कर सकता है, वैसे आराम से यहाँ पर घूम सकता है, मस्ती मार सकता है, कुछ खरीद सकता है, शॉपिंग कर सकता है, खा सकता है। यहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट के ऑप्शन, अगर आप सुबह बाई चांस नहीं ब्रेकफास्ट करके आए हो तो आप अपना टाइम स्पेंड करो, 15 मिनट आधा घंटा जितना भी आपको टाइम दिया गया है। तो अच्छी सी जगह है। आज टू बी ऑन पॉजिटिव साइड, आज मौसम बहुत बढ़िया है यार। आज इतनी कड़कती हुई धूप है। पिछले 2 दिन से तो हम वो देख ही नहीं पा रहे थे, वो टेबल माउंटेन हम देख ही नहीं पा रहे थे। आज तो सुबह सुबह ही दर्शन हो गए टेबल माउंटेन के, लाइन पीक के, स्मॉल लाइन पीक के दर्शन हो गए, वो 12 अपोस्टल के दर्शन हो गए। जो इतने दिन से हम जो चीज़ें नहीं देखी थी आज हमने सारी देख ली, ऊपर व्यू देख लिया। तो अभी हम थोड़ा ऐसी तफरी सी मार रहे हैं, एक्सप्लोर करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग होता तो आपको भी दिखाते, नहीं तो आज हमारे साथ आप भी तफरी मार लो। तो ये है सील का जबड़ा। क्योंकि आप अफ्रीका में हैं और आप सील आइलैंड पर हैं, तो आप ऐसी अजीबो गरीब चीजें तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इस लोकल मार्केट से। और मजे की बात तो ये है कि सील के सिर्फ जबड़े नहीं, पूरी की पूरी सील आपको जमीन पर सरकती हुई नजर आएंगी, जैसे कि ये आदमियों के बीच में ही रहती हो। और यहाँ पर ना ये लोकल का कुछ तो चल रहा है, वो बोलते हैं इसके साथ पिक्चर लो और फिर हमें पैसा दो। हमारे गाइड ने स्पेशली बोला कि ऐसे किसी भी इनके साथ खड़े मत हो जाना, क्योंकि वो इतनी परेशान है, वो काट जाएगी बेचारी। उसका काम है पानी में रहना, उसका काम है धूप सेकना नहीं है। वेरी बैड। भाई ये तो ऑटो साउथ अफ्रीका तक पहुंच गए हैं। ये तो मैंने दूसरी तीसरी बार देखे, मुझे लगा इक्के दुक्के ही होंगे, पर हैं अच्छे खासे। हाँ, ऑटो पहुंच गए साउथ अफ्रीका में। मुझे ये है इनका कुछ हाउट वे का वाइब और एटमॉस्फेयर। तो अब हम जा रहे हैं हाउट वे से, निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हो गए हमें यहाँ पे आधा घंटे के लगभग हो गया घूमते फिरते। ये कुछ मार्केट्स ही है, इसके आसपास आप आराम से शॉपिंग करो, खाओ पियो, मौज बनाओ और घूमने जाओ। ये क्या लिया, ये भी ओह बदाम भी जेब में रख के घूम रही है। हाउट वे से निकलते ही अटलांटिक ओशन हमारे साथ साथ चलने लगता है और ऐसा लगता है मानो कह रहा हो आओ थोड़ा लंबा चलते हैं। रोड ट्विस्ट होने लगती है, हवा थोड़ी ठंडी होने लगती है और व्यूज तो आहा जैसे दिल छूने लगते हो। तो जी हाउट बे के बाद हम लोग आ गए हैं चैपमैन्स पीक ड्राइव। तो ये आप जो ये रास्ता देख रहे हो, इतना सुंदर सा रास्ता है। ये पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 10 जो रोड ड्राइव होती है उसमें से एक ये चैपमैन्स पीक ड्राइव है। जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये सारे माउंटेन्स, तो ये वाला है, ये इसको बोलते हैं राइनो माउंटेन, इसको बोलते हैं। यहाँ पर ना बहुत ही तेज हवा चलती है। भैया बता रहा था हमारा ड्राइवर भैया कि यहाँ पर ना लास्ट कुछ 10-15 सालों में यहाँ से 2-3 लड़कियाँ जो यहाँ से गिर के नीचे गिर चुकी हैं बिकॉज ऑफ विंड, कि लोग फोटो खिंचाने वहाँ पर जाते हैं और विंड का इतना प्रेशर आता है कि आप नीचे गिर जाते हो। तो ये इस चैपमैन पीक ड्राइव में आने की ना एंट्री फीस भी है, हर गाड़ी की एंट्री फीस है, तो जो कि है 66 रैंड आपको देने पड़ेंगे ताकि आप अंदर इस ड्राइव में आप घूम सको। तो बहुत ही सुंदर ड्राइव थी, बड़ी सीनिक सी ऐसे मतलब टर्न्स वाली ड्राइव थी ड्राइव बड़ी अच्छी। बट यहाँ पर खड़ा होना हो रहा है मुश्किल, तो एक फोटो खींचते हैं और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। राइनो माउंटेन पर इस गहरे नीले समुंदर और तेज हवा को देखने के बाद अब समय है सफर में आगे बढ़ने का और शुरू करने का असली चैपमैन्स पीक ड्राइव। ये पूरा स्ट्रेच एक जियोलॉजिकल वंडर है। रेड ब्राउन रॉक्स, कर्व्ड टनल्स और बीच बीच में वो टर्कोइज ओशन, बस कैमरा रोक पाना मुश्किल हो जाता है। अब हम आ गए हैं द साउथ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर आने की ना है एंट्री फीस और जो कि है 455 रैंड पर पर्सन। तो जी हम दोनों ने अभी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा है, ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ के 4,500 यहाँ पर आने के, सदर्न मोस्ट पॉइंट पे आने के, क्योंकि सदर्न वेस्टर्न पॉइंट आने के, क्योंकि बार बार तो यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पर आओ, बढ़िया सी फोटो खिंचाओ। वहाँ पर जो है ना केप ऑफ गुड होप सीनिक वॉक भी है,
वो ऐसे पूरा ऐसे ऊपर करके जाती है, ऊपर टॉप पॉइंट पे जाती है, और वो अप्रॉक्सीमेटली है कुछ 1 घंटे की आराम से वॉक है, क्योंकि स्टीप है वो। तो अगर आपको जाना हो ऊपर से वॉक करते हुए जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आओ, बढ़िया सी फोटो खींचो, यहाँ पर देखो। और हमने ना भी रास्ते में थोड़े थोड़े एनिमल्स भी देखे। हमने देखा क्या था अरुण, डुगू का बड़ा वर्जन था कुछ तो ना, एंटीलोप। तो वो सबसे बड़ा एंटीलोप ईगल इलन करके कुछ था, इलैंड। तो वो पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा एंटीलोप माना जाता है। तो वो हमें देखा, छुटकू सा एक फॉक्स दिखा, ऑस्ट्रिचेस दिखी। तो रास्ते में बहुत सारे हमें और यहाँ पर एनिमल्स दिखे हैं। और अब यहाँ पर आओ, बढ़िया सी फोटो खिंचाओ, पॉइंट को एक्सपीरियंस करो। और उन देखियो कितनी सारी बर्ड्स है, और इन बर्ड्स को देखो। केप ऑफ गुड होप आने के रास्ते में आपको एक और जगह मिलेगी जिसका नाम है फॉल्स बे। फॉल्स बे इसलिए क्योंकि जब सेलर्स पुराने ज़माने में यहाँ आते थे तो उन्हें लगता था कि ये टेबल बे है और यहाँ एंकरेज करने के लिए उन्हें प्रॉपर जगह मिलेगी। लेकिन जब तक उन्हें ये रियलाइज होता कि ये तो फॉल्स बे है, तब तक तूफान उन्हें डुबा चुका होता था। तो जी हमारा जो केप पेनिनसुला का जो रूट चल रहा है अभी, तो जो हम चैपमैन पीक ड्राइव पे थे उसका ये लास्ट पॉइंट है, विच इज़ केप पॉइंट। तो ये बिल्कुल अब इसके आगे जो है वो समुंदर ही समुंदर है, बेइंतहा समुंदर है, पूरा अटलांटिक ओशन है ये। तो ये लास्ट पॉइंट है केप पॉइंट, जहाँ पर ये लाइट हाउस है। तो आप ये लाइट हाउस पे आ सकते हैं, अपने हिस्टोरिक कहते हैं अपनी जगह आने का आप एक आनंद ले सकते हो। कि क्या सोचा था हमने कि अफ्रीका के बिल्कुल ऐसे नीचे वाले पॉइंट पे आकर ऐसे ऊपर लाइट हाउस में आएंगे। और इस लाइट हाउस का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। ये है हिस्टोरिकल लाइट हाउस, क्योंकि पुराने ज़माने में 19th सेंचुरी लगा लो, 18th सेंचुरी लगा लो, जब शिप्स को कुछ नहीं समझ, क्योंकि तब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी टेक्नोलॉजी में, तो सिर्फ यही एक हिस्टोरिक लाइट हाउस था जो पूरी की पूरी शिप्स को सही से नेविगेट करने की क्षमता देता था। ऐसे ही भैया भी बता रहे थे रास्ते में कितनी सारी शिप्स हैं जो कि डूब गई बिकॉज सिग्नल कम्युनिकेट ढंग से नहीं हुआ। फॉल्स बे में वो लोग चले गए, जहाँ एक आगे इस फॉल्स बे था जो कंफ्यूज कर देता था वो कि ये टेबल टॉप माउंटेन है। तो लाइट हाउस का इसलिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हम लोग एक्चुअली ऊपर आए हैं पितकी करके, आपको वो एरिया दिख रहा होगा वहाँ पर, तो वो था हमारा पार्किंग एरिया। वहाँ से 2 रास्ते आने के, या तो आप ऐसे ट्रैक करके ऊपर आ सकते हो, तो हमें मुश्किल से 15 मिनट लगे ऊपर आने में, या फिर आप फेनिकुलर से भी आ सकते हो। फेनिकुलर के जो चार्जेस है वो है 110 रैंड अप एंड डाउन। तो आप अपनी फेनिकुलर की टिकट ले सकते हो ऊपर आने के लिए, बट आना ज़रूर इस पॉइंट में। अगर आप केप टाउन आए हो तो केप पेनिनसुला वाला टूर नहीं करोगे तो अच्छा सा नहीं लगेगा, तो यहाँ आना ज़रूर आप। तो आप ये जो बबल्स देख रहे हो ना सामने, ये कोई वेल या कोई शार्क नहीं है, ये एक्चुअली ये एक शिप है जो डूब चुका है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब शिप रैक है। तो 1910 के अराउंड यहाँ पर एक शिप था, वो डूब चुका था। तो यहाँ के लोगों ने फिर उसको शिप को निकाला नहीं, क्योंकि अब वो ना एक अच्छा फिशिंग पॉइंट बन चुका है। तो फिशरमैन जाते हैं वहाँ, उस पॉइंट तक जाते हैं और वो फिशेस को कैच करते हैं। और एक कहते हैं ना कि एक चीज़ भी बन चुकी है कि वहाँ पर शिप डूबा था। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेमोरी की लोकेट करती है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, लाइट हाउस की कितनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना अरुण, तो पानी ही पानी है, मतलब कोई मेरे को आइलैंड भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो बेइंतहा पानी है इस साइड पे। वहाँ दिख रही है मेरे को पहाड़ियाँ, वो भी एक्सट्रीम राइट साइड में। बाकी तो भैया है तो बड़ी गजब की जगह। पहले इस जगह का नाम था केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि यहाँ का तूफान किसी को नहीं बख्शता था। लेकिन बाद में जब वास्को डिगामा ने यहाँ से इंडिया का रास्ता ढूंढा तो इसका नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप, क्योंकि ये एक होप थी एक नए ट्रेड रूट और एक नए वर्ल्ड की। केप ऑफ गुड होप के बाद अब बारी है केप टाउन के उस पॉइंट पर जाने की जहां आपको मिलने वाले हैं क्यूटेस्ट एंड डम्बेस्ट एनिमल। तो चलिए बिना जगह का नाम बताए आपको डायरेक्टली लेकर चलते हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं अपने अगले स्पॉट पे, और अगले स्पॉट का नाम हम इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि हमें आपको दिखाना था डायरेक्टली वो स्पॉट जिस चीज के लिए फेमस है, और ये है बोल्डर्स बीच, जो कि फेमस है बहुत ही ज्यादा साउथ अफ्रीकन, बोले तो अफ्रीकन पेंगुइन्स के लिए। तो बोल्डर्स बीच अगर आपको अंदर जाना है तो एंट्री टिकट है 215 रैंड पर पर्सन, मगर हम अंदर नहीं गए क्योंकि वहां पर बहुत सारे हमें पेंगुइन दिख जाते। बट हमें लगा कि कहीं और बाहर की तरफ निकलते एक्सप्लोर कर दे। और बताओ हम ये एली से चल ही रहे थे कि हम इनकी आवाजें आने लगी कुछ 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 की, और यहाँ पर हम आ गए हैं बिना पैसा दिए। हम लोग देख रहे हैं पेंगुइन्स को,
यही तो करना था, अंदर ही पेंगुइन दिखते हैं, यहाँ भी पेंगुइन दिख गए, पेंगुइन तो पेंगुइन नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे ही हम आपके पैसा बचाते रहेंगे भैया, बचाते रहेंगे, बचाते रहेंगे। तभी देखो आराम से यहाँ के पेंगुइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक अलग सा एक डेस्टिनेशन है बोल्डर्स बीच, जो कि पूरे केप पेनिनसुला में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। तो बोल्डर्स बीच मिस मत करना, पैसा देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। एक ऐसे लेफ्ट में एक एंट्री गेट आता है, वहां नहीं जाना, सीधे आप आओगे ना, ऐसी आइल बनी है, सीधे सीधे चलते जाओ बस। ये है बोल्डर्स बीच, जहाँ समुद्र के किनारे सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पेंगुइन्स भी चिल करते हैं। हाँ हाँ, रियल अफ्रीकन पेंगुइन्स। 1980s में पेंगुइन्स ने इस जगह को अपना घर बना लिया था। तब से ये बीच उनकी दुनिया बन चुका है और इस जगह का नाम बोल्डर्स पड़ा है यहाँ पर रखे हुए बड़े बड़े पत्थरों की वजह से, जो तेज हवा और वेव से इन पेंगुइन्स को बचाए रखते हैं। ये देख लो भैया, ये रे पेंगुइन ही पेंगुइन ही पेंगुइन, ये सोया पड़ा है, ये भागने के लिए तैयार है। भाग जा पूतनी जया। दुनिया भर के पेंगुइन दिखेंगे आपको फ्री में ही। तो भैया सच्ची में सिल्वी, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, पैसा बचाओ और मस्ती बजाओ। में कैसे इंटरनेशनल घूम सकते हो या नेशनल घूम सकते हो, हम बताएंगे आपको। ये देखो ना, फ्री में आपको पेंगुइन दिखा दिए। ये क्यूटी, ये देखो क्यूटी कैसे आंखें बंद कर रहा है धीरे धीरे। और ये देखो रॉक हायरेक्स भी दिखा दिया आपको, ये रे, ये भी जगह जगह नजर आ रहे हैं रॉक हायरेक्स। अगर आप पैसे देके जाते तो आप ऐसे इस भीड़ के तरह खड़े होते और वहां से ये जो पत्थर के ऊपर पेंगुइन्स बैठे हैं आप इनको देख रहे होते। अब हमने कोई पैसा नहीं दिया है और हमारे आसपास कोई भीड़ भी नहीं है, हम मस्ती में इतनी नज़दीक से, ये देखो ये रे, इतने नज़दीक से इन पेंगुइन्स को देख पा रहे हैं और मौज मना रहे हैं दोस्त। और व्यूज़ देखो, ये है आपके कुछ, बहुत ही सुंदर कंट्री है यार, ये तो मानने वाली बात है। तो यहाँ पर इतने पेंगुइन हैं कि इन्होंने लोगों को ये तक लिखा हुआ है कि भैया अपनी व्हीकल के नीचे देखो, ये पेंगुइन को चल ना डालो। तो बता रहा था हमारा भाई कि जब ये लाए थे तो सिर्फ ये 2 कपल लाए थे और अब हो गए हैं 10 से 12 हजार पेंगुइन। लाए थे कैंट स्पेस है, जहाँ पर हमने करी थी शार्क केज डाइविंग। करेक्ट। देख रहे हो कितनी नजदीक है ये पेंगुइन। ये इनका ना मुझे लग रहा है कि ये मीटिंग जोन है, बिल्कुल ठंड में ही बैठे हैं और सो रहे हैं। अगर उनको हल्ला गुल्ला करना होता है तो बीच पे चले जाते हैं, जब शांति चाहिए होती है, रेस्ट टाइम, नैप हो गया ना, आफ्टरनून नैप हो गया, तो यहाँ बैठ गया चुपचाप। अफ्रीकन पेंगुइन वार्म वेदर पेंगुइन है, ये अंटार्कटिका वाले नहीं है। इन्हें सन में बैठना बड़ा पसंद है, ऐसा लगता है जैसे गोवा छुट्टियां मनाने आए हों। और हाँ, इनका पार्टनर लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल है, इतना नेक्स्ट लेवल की अगर एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर जीना मरना उसी के साथ है। फिर ये नेटफ्लिक्स भी अकेले कभी नहीं देखते। देखो माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है, ये बीच वाली माँ है, आसपास दोनों बच्चे हैं और कितने नजदीक है ये। भाई मैंने आज तक ना पेंगुइन सिर्फ वीडियोस और फोटोज में ही देखे थे, अपनी लाइफ में पहली बार लाइव पेंगुइन एक बिल्कुल ही आंखों के नज़दीक सामने देख के मज़ा ही आ गया। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था यार ये वाला, तो मज़ा आ गया पेंगुइन्स देख के। अब कहाँ जा रहे हैं गुलाम सिल्वी? साइमन्स टाउन। ओके, खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, दोपहर हो गई है, भूख लग पड़ी है, तो चलो लेट्स फाइंड फूड एंड हैव फन इन केप टाउन। जी लंच के लिए भाई मैं ले आया था साइमन्स टाउन और ऐसा कुछ यहाँ पर नज़ारा है। ये सामने आपके हार्बर है, बहुत सारी यॉट और शिप्स खड़ी हुई हैं और ये पूरे पीछे रेस्टोरेंट लगे हुए हैं। तो आपको जहाँ भी खाना खाना हो आप यहाँ जाके मस्ती से एंजॉय कर सकते हैं और अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। ये पोस्ट कार्ड जैसे टाउन का नाम रखा गया है केप सिटी के पहले गवर्नर के नाम पर, जिनका नाम है साइमन वॉन्डरस्टेल। और ये टाउन साउथ अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट नेवी बेस भी है। साइमन्स टाउन के बाद अब बारी है केप टाउन के वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल बीच पर जाने की। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये बीच साउथ अफ्रीका के सर्फिंग कल्चर का बर्थ प्लेस है। तो जी साइमन टाउन के बाद हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट स्टॉप में, जो कि है मोइजेमबर्ग बीच, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है इन कलर्ड, जो ये बना रखे हैं ना घर, इनकी वजह से। जो ये कलर्ड हट्स हैं, ये बेसिकली है चेंजिंग रूम। तो आप पहले यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी में स्नान करो, फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपने चेंजिंग रूम में आराम करो। पीछे मार्केट है, खाना पीना खाना है, खाना पीना खाओ और यहाँ पर आप बहुत मस्ती से एंजॉय कर सकते हो। अगर आप मेरे सामने देखोगे ना तो उस साइड हो रही है पैराग्लाइडिंग। मुआफी चाहते हैं हमारी मॉडी जिसे पैराग्लाइडिंग बोल रही है, उसे वाकई में बोलते हैं काइट बोर्डिंग। और भैया बता रहे थे कि यहाँ पर ना ये वाली जो पूरी बेल्ट है, अभी हम आ गए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट,
ईस्टर्न साइड ऑफ केप टाउन में आ गए और ये ना सर्फर्स बीच है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सर्फिंग होती है क्योंकि बहुत ही वेवी, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करंट है पानी का। आप देख भी लोगे कितनी तेज भागता हुआ पानी आ रहा है, देख रहे हो, ओए होए। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, 15-20 मिनट का टाइम मिला है, आई थिंक इतना ही बहुत है। उन्होंने बोला कि ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है क्योंकि ये फिर इसके एक्सट्रीम वाला इलाका है ना, वो फिर सेफ नहीं है। तो ये बस ये जो रंग बिरंगे से हट है ना, बस इसके आसपास इर्द गिर्द ही घूमते रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम मोइजनबर्ग एक हाई सोसाइटी रिजॉर्ट टाउन था। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स अपनी फैमिलीज के साथ आकर अपने बीच वेकेशंस एंजॉय किया करते थे। लेकिन समय के साथ मोइजनबर्ग का मूड बदल गया। जहाँ ये बीच पहले एक रॉयल रिट्रीट हुआ करता था, आज ये यूथ एनर्जी से भरा रहता है। तो ये हम स्पा आए थे और एक जो चीज़ ऑब्जर्व की वो क्या है कि भाई आपको डॉगी अगर लाए हो तो उसके लिए लीश करने के लिए हुक भी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ का बहुत बढ़िया ध्यान रखा हुआ है इन लोगों ने। मस्त है यार ये जगह। तो भाई हमारा जो अफ्रीका के साथ आज का टूर चल रहा था वो संपन्न हो गया है। तो हमने भाई से बोला कि हमें स्पार उतार दे, तो हमने वहाँ से एक डिज़र्ट ले लिया है और ये हमारे घर जाने का रास्ता है। स्पार हमारे जहाँ हम रुके हुए हैं BNB, वहाँ से मात्र 800 मीटर की दूरी पे है। पर जो मैं चल रहा था ना, ये मुझे वॉक, आसपास के घर, पूरा एटमॉस्फेयर इतना प्यारा लगा। तो मुझे लगा कि यार आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए। तो हमारा आज का दिन अमेजिंग था। तो ये थे हमारे 4 दिन इन केप टाउन, जहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और जो सुना था केप टाउन के बारे में उसको महसूस भी किया कि भाई केप टाउन वाकई में रिलेटिवली सेफ़ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑन दैट नोट, दिस इज़ वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। और अगर आपको ये हमारे 4 दिन इन केप टाउन पसंद आए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग।